नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, सरकार लड़ेगी गरीब युवाओं की सुप्रीम लड़ाई, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने युवाओं के हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। मामला सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 नंबर के आरक्षण देने का है, जिसे कल ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सरकार भी अब तैयार है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी अब हरियाणा सरकार कर रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जो आरक्षण हरियाणा सरकार लेकर आई थी, उसके खिलाफ जब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, याचिका दी गई, तो हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला आया और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं यह क्लियर कर दिया, ऐसा आरक्षण संविधान के खिलाफ है। लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि यह लड़ाई अंत्योदय की है और ये संकल्प अंत्योदय का है, इसलिए जब तक हमारी कोशिश हम कर सकते हैं, हम करते रहेंगे इस आरक्षण के लिए। इसको लेकर सीएम नायब सैनी ने भी ट्वीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी ट्वीट जो है, पोस्ट जो है वो सामने आया है। देखिए, 5 नंबर का सवाल है और देखिए हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद काफी ज्यादा जो बदलाव हैं वो भी हो जाएंगे। अब वो भर्तियों की बात करें या परीक्षाओं की बात करें, दोनों में ही अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार जुट चुकी है। तो देखिए, बड़ा मामला है, बेहद अहम मामला है हरियाणा के लिए। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह ये कह चुके हैं कि हमारी तरफ से आगे कोशिश जारी रहेगी, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। सरकारी नौकरियों में 5 नंबर के ये आरक्षण का मामला है। देखिए, जिस तरह से हरियाणा सरकार ये 5 नंबर का आरक्षण लेकर आई थी, उस पर जब कोर्ट में, खासतौर पर हाई कोर्ट में जब याचिकाकर्ता ने दाखिल की, तो उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसा आरक्षण संविधान के खिलाफ है। अब नायब सैनी क्या कह रहे हैं? समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए अतिरिक्त 5 नंबर देने की एक महत्वाकांक्षी योजना हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है और इसे निरस्त कर दिया है। हरियाणा सरकार के नाते हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत इस लड़ाई को जारी रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वंचितों को न्याय दिलाने की ये लड़ाई हरियाणा सरकार की जारी रहेगी। नायब सैनी जो है पोस्ट करके ये बात क्लियर कर चुके हैं कि अब ये मुद्दा, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे निरस्त किया है, हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा आरक्षण संविधान के खिलाफ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी लड़ाई है वो एक संकल्प है अंत्योदय का। ये बात नायब सैनी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कहते नजर आए हैं। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय आपका करवा दें। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ी हैं और साथ मेरे रविंद्र सिंह ढुल हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रवि कालीरमन, विशेष संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हाईकोर्ट के वकील रजत मोर जी भी जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। नेहा धवन जी, देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ये क्लियर भी कर चुका है। कहीं ना कहीं कोर्ट का कहना है कि ऐसा आरक्षण संविधान के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि कोर्ट का सम्मान भी करती है, वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फैसले का सम्मान करती है, किस तरह से इसे देख रही है? हालांकि सीएम ये क्लियर कर चुके हैं कि मामला अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो इस मामले की पूरी तह को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से ये फैसला आया है तब से विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं या फिर विपक्ष के अन्य जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग एक हरियाणा के अंदर एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिशों में जुट चुके हैं और फिर से एक बार एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं उस भ्रम को दूर करने के लिए आपकी इस डिबेट के माध्यम से इस मामले की थोड़ी सी तह में जाना चाहूंगी। जब हरियाणा में सरकारी नौकरियों की बात आती है तो पिछले दिनों ये देखने को मिला कि विपक्ष के समय में जो खर्ची और पर्ची की योजना चलती थी, जिसके तहत ऐसे लोगों को नौकरियां मिलती थी जिनका रसूखदार परिवार था,
जिनकी बड़े बड़े नेताओं के साथ साठगांठ थी, या फिर वो खर्ची देकर अपनी नौकरियां प्राप्त करते थे और दलालों के थ्रू नौकरियां बांटी जाती थी, बिकती थी। जब इस सिनेरियो को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की कमान को संभाला। उन्होंने देखा कि ऐसा प्रावधान खर्ची पर्ची का है। दूसरा प्रावधान था कि जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं ऑलरेडी, पहले कोई ना कोई सरकारी नौकरी में है, तो उनको इस बात का ज्ञान भी रहता था। दूसरा, उनको एक चैनल पता चल चुका था कि किस तरह से सरकारी नौकरियों की भर्ती होती है। उस सभी चीजों को दूर करने के लिए एक आम परिवार का व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में आए, ताकि उसका भी अंत्योदय की भावना के साथ विकास हो और वो भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो। उस भावना को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने एक योजना बनाई कि किस तरह से अंतिम लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी सरकारी नौकरी के पायदान तक पहुंचे और सरकारी नौकरी प्राप्त करे, ताकि उसका वे ऑफ लिविंग भी बढ़े, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी, जिसमें सामाजिक आर्थिक आधार पर उन व्यक्तियों को 5 नंबर का प्रावधान दिया गया जिनके परिवार में पहले से कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। इसमें कोई ऐसी गलत मंशा नहीं थी, समाज को आगे बढ़ाने की बात थी, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने की बात थी। अब इस 5 नंबर के विरोध में कौन लोग खड़े हुए? वो लोग खड़े हुए जो सरकारी नौकरी भर्ती को रोकने की गैंग है, जो हमेशा उन भर्तियों के आगे आरटीआई लगाते हैं या फिर उनको रिट डालने के लिए जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में एक आवेदन कर देते हैं, ताकि वो नौकरियां रुक जाएं, जिससे कि नौकरियों में भर्ती ना हो पाए, सरकार का जो है नाम खराब हो, सरकार जो है उसमें बैकफुट पे आ जाए, डाउन हो जाए। ऐसा गैंग हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रचलन में है और इसमें विपक्ष क्या रोल प्ले करता है ये जनता से छिपा नहीं है। ठीक है सृष्टि जी, एक ऐसी ही गैंग इन नौकरियों के खिलाफ, इस योजना के खिलाफ भी खड़ी हुई, जो कि भर्ती रोकने की गैंग है। ठीक है। और उस गैंग की करामात देखिए कि उन्होंने गरीबों से ये अधिकार भी छीन लिया, वंचित लोगों को और वंचित बना दिया, ताकि वो फिर से सरकारी नौकरियों में अपने कदम ना बढ़ा पाए। और उन लोगों की मंशा के खिलाफ आज हाईकोर्ट ने जो भी आदेश जारी किए हैं, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसका सम्मान करता है। लेकिन हमारी मंशा में कोई खोट नहीं था। हमने गरीबों के लिए योजना बनाई थी और उस योजना के लिए हम अंतिम लड़ाई भी लड़ेंगे। हम गरीबों की वंचित रहने की जो भावना है उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन अपनी लड़ाई आपकी ईमानदारी में भी कोई खोट नहीं था, तो आप ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। मैं अब रविंद्र सिंह ढुल जी का रुख करना चाहूंगी। ढुल साहब, देखिए 2 बातें यहाँ पर नेहा धवन जी ने कही हैं। एक तो कांग्रेस पर सीधे सीधा आरोप लगाया है कि वो भ्रम फैलाने का काम कर रही है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि सरकारी भर्तियां रोकने वाला एक गैंग चल रहा है, ताकि हरियाणा सरकार जो भर्तियां निकाल रही है उसमें भर्तियां ना हो और सरकार की बदनामी। गैंग को उठा दे सरकार, इनकी प्रशासन इनका, पुलिस इनकी। यदि कोई ऐसा कथित गैंग है तो उसको अरेस्ट करवा के जेल में डालने का काम काहे नहीं करते। इतने अंत्योदय के ये शौकीन है, सभी चीजों के शौकीन है, तो उस गैंग को ये पनपने क्यों देते हैं? जो कथित गैंग, सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि ये लोग जो है अनपढ़ों का एक टोला है। इनको मैं ये कहूंगा भर्ती बेचो गैंग। भर्ती बेचो गैंग जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि फर्जी नंबर लगा करके भर्तियों को बेचने का काम करता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। सर, अगर बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। आपको इस बीच में इंटरप्शन नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं, मैं डिबेट छोड़ दूंगा। बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, सवाल पूछा है वो जेन्युइन सवाल है, नहीं करेंगे, मैं डिबेट छोड़ आपके दूंगा। सवाल को लूंगी। बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा कोई भी मुझे। लोग नौकरी प्राप्त ठीक है, नेहा धवन जी, बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा कोई भी। मैं उन्हें रोक रही हूँ। ढुल साहब, मैं उन्हें रोक रही हूँ। नेहा धवन जी, आपका सवाल जेन्युइन था, मैं आपके सवाल को उठाऊंगी, लेकिन इनके सवाल का उत्तर मिलेगा इनको। इन्हें म्यूट कीजिए वरना मैं डिबेट छोड़ूंगा प्लीज। एक एक करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी गेस्ट जो है वो डिबेट छोड़कर जाए। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए आप प्लीज आप एक दूसरे का सम्मान कीजिए और एक एक करके एक दूसरे की बात को सुनिए। मैं पूरा वक्त यहाँ पर दूंगी। ढुल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। यदि 3 अगस्त 2023 का इन्होंने सिंगल बेंच का ऑर्डर पढ़ा होता तो इस प्रकार की बातें इनको कहने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। 3 अगस्त 2023 के ऑर्डर के अंदर
हरियाणा के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल हरियाणा ने कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया है कि हां, बहुत सारे लोग इन नंबरों का फर्जी बेनिफिट ले रहे थे और हमें हरियाणा में अलग अलग जगह से इस प्रकार की जानकारियां मिली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के ऑर्डर में कोटेड है, वो भी लिखित में, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है अंत्योदय के खिलाफ नहीं होता। इनको शायद ये भी नहीं पता कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% का आरक्षण इनकी सरकार लेकर के आई थी, वो भी अंत्योदय के लिए था और वो ऑलरेडी ऑपरेशन में है और उसके लेकर के सभी पार्टियों ने इनका समर्थन करने का काम किया था, जिसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के इस देश के अंदर वो कानून बन करके आया था। अब जहां तक बात आ गई, यदि कोई व्यक्ति फर्जी नंबर लेकर के सेलेक्ट होता है और वह व्यक्ति किसी ऐसे बंदे का अधिकार छीनने का काम करता है जो कि मेरिटोरियस है, तो उसके खिलाफ यदि कोई लोग जो है कोर्ट में जाते हैं तो ये उन्हें भर्ती रोको गैंग कहने का काम करते हैं। ये नहीं पता कि भर्ती रोकने का काम ये खुद करते हैं। कारण 4 अगस्त 2023 का जो अपना हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला आया, उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि आप भर्ती कीजिए 56-57 की, आप वेरिफिकेशन कीजिए, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको आप रिटर्न में बिठाइए और उसके बाद में जो है आप भर्ती कर लीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यदि उस ऑर्डर को ये कंप्लाई करते तो यह मामले में आज से 6 महीने पहले सभी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाती। लेकिन ये करते क्या है, ये भर्ती रोको गैंग सरकार का रात को कोर्ट में आवेदन लगाता है, सुबह 8 बजे दूसरे वकीलों को सुनवाई करवाए बिना हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि हरियाणा के महाधिवक्ता के प्रेजेंस में महाधिवक्ता जाकर के कोर्ट में खुद स्टे लेते हैं। अब भर्ती रोको गैंग भी सरकार का हो खुद स्टे लेते हैं, खुद स्टे लेती है हरियाणा सरकार, जिसमें कोई भी व्यक्ति कोर्ट में, दूसरा विपक्ष का कोई भी वकील कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है। ये 5 अगस्त 2023 का ऑर्डर जो है LPA 1037/2023 के अंदर वेबसाइट पे उपलब्ध है। इन अनपढ़ लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ करके आर्ग्यू करना चाहिए, इन्हें पता लगे कि भर्ती रोको है कौन। सोच समझ के बात देखिए, अनपढ़ कोई नहीं है, अनपढ़ कोई नहीं है, हम भी जानते हैं। ठीक है, आप अपनी पूरी बात रख चुके हैं। मैं अब रजत मौर्य जी का रुख करना चाहूंगी, हाईकोर्ट के वकील हैं, थोड़ा बेहतर बता पाएंगे। रजत मौर्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह ढुलसा आपकी तरफ से भी कुछ आरोप जो है इस योजना को लेकर लगा दिए गए। देखिए, हाईकोर्ट ने तो ये माना है कि ये जो आरक्षण है ये संविधान के खिलाफ है, थोड़ा सा इसको समझाइएगा। साथ ही ये भी बताइए, जिस तरह से ढुल साहब कह रहे हैं कि फर्जी नंबर्स का जो फर्जी बेनिफिट है, फर्जी लाभ जो है वो उठाया जा रहा था, तो योजना क्या इतनी कमजोर थी कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा भी उसमें हो रहा था? मौर्य साहब जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। तो दो जो क्राइटेरिया थे जिसके बेस पे माननीय डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट की जो फैसला दिया है, मुख्यतः 2 क्राइटेरिया ये थे कि आप एक क्राइटेरिया का नाम आपने लिखा है सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जबकि आप सोशली पहले ही रिजर्वेशन जो है वो आप दे चुके हैं, जो ST, BC, BCA, BCB और जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी, और इकोनॉमिकली बेस पे आप ऑलरेडी फिर से रिजर्वेशन दे चुके हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो अब दोबारा से ये 5 या 10 या 20 नंबर का जो आप बेनिफिट दे रहे हैं, ये डबल रिजर्वेशन में आता है और इसको हम कतई अलाउ नहीं करेंगे। ओके। और जहां तक मेरी बहन की बात है जो बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख रही है, भर्ती रोको गैंग या इस तरह की शब्दावली, अगर किसी ने कोर्ट में केस फाइल किया और कोर्ट ने उसको सही मानकर फैसला दिया, तो भर्ती रोको गैंग सीधा सीधा कोर्ट माननीय न्यायालय के ऊपर आरोप लगा रहे। अगर इनका क्राइटेरिया इतना ही सही था तो ना तो सिंगल बेंच उसको निरस्त करता और ना ही डिवीजन बेंच उसको निरस्त करता। अब बजाय इन चीजों में पढ़ने के, आप जो बच्चे लग गए हैं और जो आगे आपने भर्तियां निकालनी है उसके बारे में अगर सरकार सोचे तो बेहतर होगा। और ये विद इन 6 मंथ हाई कोर्ट ने भी इसके आदेश दिए हैं भर्ती पूरी करने के। ठीक है, ठीक है मौर्य साहब, आप बने रहिए। मैं रवि आपका रुख करना चाहूंगी, देखिए क्योंकि हाईकोर्ट का ये जो आऊंगी मैम आपके पास आऊंगी मैं, धवन जी। रवि, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अगर आम लोगों की बात की जाए या परीक्षार्थियों की ही बात की जाए तो उनमें भी किसी तरह की हलचल देखने को मिली है क्या? क्योंकि इस कोर्ट के फैसले के बाद काफी कुछ बदलाव होंगे, अब वो भर्तियों में हो या परीक्षाओं में हो, कुछ परीक्षाएं दोबारा भी कराने की बात सामने आ रही है। रवि
बिल्कुल सृष्टि, देखिए हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका मिला है और सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। और इसके चलते ही कहीं ना कहीं जब ये ऑर्डर आया, जब ये आदेश हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया गया, उसके बाद तमाम तरह की भर्तियों पर सवाल भी उठे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ढुल साहब हैं, और ढुल साहब ने भी कल एक बाइट जो है वो उनकी तरफ से जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि लगभग 12,500 युवाओं के आसपास जो युवा है वो हटाए जा सकते हैं, इस प्रकार की भी बात है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ये पूरी जो ये प्रक्रिया चल रही थी भर्तियों की, उसका मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा कि HSSC ने जब ये टेस्ट कंडक्ट कराए थे, उसके बाद एक दो बार ऐसी चीजें भी देखने को मिली थी कि जो बच्चे थे उन्होंने गलत तरीके से ये 5 अंक लेने का प्रयास किया था। और HSSC की तरफ से एक उनसे लिखित में एक वो मांगा गया था, कहीं ना कहीं लिखित में उनसे जानकारी मांगी गई थी, अगर आपके ये अंक सही है तो आप इसको रखें, और नहीं तो विड्रॉल आप कर सकते हैं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस प्रकार की भी बातें जो है रवि गलत तरीके से कैसे, अगर उसको भी थोड़ा आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि ढुल साहब खुद ये बात कहते नजर आए हैं कि फर्जी तरीके से नंबर्स का जो है बेनिफिट लेने की कोशिश हुई है। और बिल्कुल देखिए, गलत तरीके का मतलब ये है कि जब ये 5 अंकों की बात जो की जा रही थी, जिसके घर में नौकरी नहीं है या फिर आर्थिक आधार पर जो 5 अंक दिए जाने थे, वो जो डिक्लेरेशन है, जो फॉर्म में जो एक नॉर्म्स होता है, एक फिलअप करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से उसमें टिक किया गया था, यानी कि वो उनके घर में नौकरी होते हुए भी वो 5 नंबर के लिए उन्होंने उनकी तरफ से अप्लाई किया गया था। इस प्रकार की जानकारी जो है वो मिली थी। लेकिन उसके बाद HSSC की तरफ से एक डिक्लेरेशन तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से मांगा गया था कि आप अगर सही हैं तो आप अपना जो दावा है वो रखें, और अगर अन्यथा अगर आप गलत है, अगर HSSC वेरिफिकेशन करता है और उसमें आप गलत पाए जाते हैं तो आपके कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इस प्रकार की बातें जो है वो निकल करके सामने आई थी। इससे और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो भर्तियों के जब ये आदेश आया उसके बाद तमाम जो भर्तियां हुई थी, उसके भी जितने भी जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे या फिर जो नौकरी कर रहे हैं, उनमें हलचल देखने को जरूर मिल रही है। वो कहीं ना कहीं इस डर के साए में जी रहे हैं कि अब किस प्रकार से आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, वो कोर्ट जा सकते हैं, इस मामले में अपनी पक्ष रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक तमाम जो अभ्यर्थी हैं या फिर यूं कह लीजिए जो नौकरी करने वाले जो युवा है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के आने के बाद से थोड़ी सी घबराए हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है नेहा जी, देखिए आपने रजत मोर जी को भी सुना, जिस तरह से उन्होंने हाईकोर्ट का इस फैसले का जिक्र किया, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2 क्राइटेरियो का जिक्र किया। इसके साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि ये डबल आरक्षण देने वाली बात हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण देने की बात सरकार ने की है उसको असंवैधानिक बताया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही ढुल साहब को भी आपने सुना, मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि कुछ फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो योजना क्या इतनी कमजोर थी कि उसमें इतने बड़े तरीके से इतनी इजीली फर्जीवाड़ा भी किया गया नंबर्स को लेकर? दोनों पर जवाब दीजिए। सृष्टि, ऐसा बिल्कुल भी देखने में अभी कोई भी ऐसी प्रक्रिया हमारे सामने नहीं आई है जिसमें कि ये प्रूव हुआ हो कि ऐसा कोई फॉर्म किसी प्रत्याशी ने, प्रतिभागी ने भरा जो कि गलत साबित हुआ हो। ऐसी कोई भी कंप्लेंट हमारे सामने नहीं आई है, और ना ही ऐसी कोई कंप्लेंट प्रूव हुई है हमारे सामने। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई भी बात रहती है तो उस पर तो कार्रवाई तुरंत हो जाएगी, इसमें तो घबराने और सोचने का विषय ही नहीं है। अगर कोई अपने फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है, उसका तो प्रावधान ही है कि आप अपने फॉर्म में डिक्लेरेशन जो एक प्रतिभागी भरता है वो खुद उसके लिए डिक्लेयर करता है कि मैं जो भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसको मैं सत्यापित करता हूं कि ये सत्य के आधार पर भरी जा रही है। दूसरी बात, जहां तक बात है ढुल साहब की, तो रविंद्र ढुल जी, आपको मैं ये बता दूं कि आप अगर एक एडवोकेट होने के नाते, पढ़े लिखे इंसान होने के नाते, जिस तरह की भाषा का उपयोग इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, आपको भी सोच समझकर बोलना चाहिए। कौन अनपढ़ लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं? वो आपको अनपढ़ लोग नजर आते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं बना रहे हैं वो आपको अनपढ़ लोग नजर आते हैं। बोलने की बड़ी समझ है।
आप अब हाईकोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। आप शामिल हैं उस भर्ती रोको गैंग हम मैं भर्ती रोको करूं तो आप अनपढ़ आपके मुंह पर बोल रहे आप अनपढ़ है, मैं खुला खुला भर्ती रोको गैंग में शामिल है। आप गरीबों को आप भर्ती बेचो गैंग है। आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। भर्ती बेचो क्योंकि गैंग है, आप भर्ती चाहते हैं कि बेचो आपसे बेचो भाई बेचो भतीजा गैंग है, लोग नौकरी और आप आए। अनपढ़ लोग हैं। क्योंकि आप चाहते हैं आप कि अनपढ़ लोग सरकारी हैं। नौकरियों में केवल आप वही पढ़े लोग लिखे आए होते हैं जो तो आपसे आपको पढ़ करके संबंधित आते लोग आते हैं। आप अनपढ़ लोग हैं। हम बिल्कुल अनपढ़ आप लोग नहीं अनपढ़ लोग हैं। मैं भी एडवोकेट आप हूं, भर्ती ढूंढ साहब। बेचोगे मैं भी एडवोकेट हूं, ढूंढ साहब। और हरियाणा की सबसे बेनिफिट पढ़ी लिखी देकर महिला हूं। फर्जी तरीके से हरियाणा लोगों को की सेलेक्ट करने का सबसे काम अधिक करते पढ़ी हैं। लिखी महिला हूं और इसी बात के मैं। कारण से हाईकोर्ट में Mark my आपका words। जो लताड़ मैं लगी है। हरियाणा की सबसे आप पढ़ी हैं लिखी भर्ती महिला हूं जो बेचो आपके गैंग, आप सामने हैं बैठी हूं। अनपढ़। ठीक और है, मैं एक-एक भी करके। एडवोकेट हूं। मैं भी पंजाब भर्ती में बेचो गैंग और अनपढ़। हरियाणा हाईकोर्ट चलिए की एक एक एडवोकेट करके बात हूं। करते मेरे हैं नाम आप क्योंकि लगा अब दिए मैं ना। लास्ट भर्ती भर्ती बेचो बेचो गैंग गैंग और आप अनपढ़ कह लोग हैं। सकते जो है हैं। वो लूंगी आप तो हैं इसलिए उसमें शामिल। ठीक अब है। टेक्निकल बात पर आ जाइए नडुल साहब। तो टेक्निकल बात पे बात पर आ करिए जाइए। फिर। मैं भी ये एडवोकेट हूं। टेक्निकल मैं बात भी पे आपसे भर्ती बेचो आपसे गैंग। जितना ज्ञान रखती आप होंगी। बताइए भर्ती रोको गैंग टेक्निकल टेक्निकल बात बात देखिए है। ध्रुव साहब अभी ज्यादा टेक्निकल टाइम नहीं है, मैं टेक्निकल सबको टेक्निकल मौका आपने दूंगी भ्रम लास्ट को दूर कमेंट करती का, हूं। तो एक एक करके अपनी बात आपने रखना। भ्रम धवन जी फैलाया। आप फटाफट से अपनी बात पूरी कीजिए। अनपढ़ आप होंगे। ठीक है आप बात पूरी कर लीजिए नेहा धवन जी फटाफट से। हाँ सृष्टि जी 12,500 लोगों की नौकरियां जाएंगी, इस तरह का भ्रम फैलाने का अधिकार किसने दिया आपको? किसने दिया? समाज किसने में फैलाया? अराजकता किसने फैलाने का फैलाया? अधिकार आपको। आप किसने एडवोकेट फैलाया होने ये? का आपको ये अधिकार है कि किसने आप फैलाया है? 12,500 लोगों की नौकरियां जाएंगी, ऐसा झूठ फैलाएंगे किसने आप कहा है समाज ये? में। आपने फैलाया है। आपने अपनी सोशल मीडिया कहाँ की कहाँ पोस्ट में फैलाया? डाला बताइए है। आप मुझे। आपने बयान दिया कहाँ है। फैलाया? अखबार का बयान मेरे सामने है आपका मेरे अखबार मेरे का बयान मेरे सामने मुझे है। दिखाने का ये काम देखिए। करे। मैं खंडन करता आपका हूँ ऐसे अखबार कोई का बयान मैंने बयान नहीं दिया मेरे है। सामने है। आपका अखबार का बयान मेरे सामने है। अखबार देखिए, में मैंने छापा आपको है तो आप किसने अधिकार मुझे दिया? बताइए कि क्या कब आपको मैंने दिया हाईकोर्ट उस ने अखबार अधिकार में? दिया है? मेरे सब कोई ऐसा फैलाने के बयान लिए? नहीं दिया है। क्या समाज में मेरा- आप मेरा अराजकता बयान फैलाने अगर का आपको अधिकार पता है, आपको दैनिक कानून सवेरा देता में है पढ़िए। क्या? बिल्कुल नहीं। मेरा बयान अगर 12,500 तो लोगों दैनिक की सवेरा में नौकरियां कभी पढ़िए। नहीं जाएंगी। आप अपने चलिए, किसी ठीक है, पत्रकार मैं रोक रही हूँ आप दोनों को। मैं रोक रही हूँ आप दोनों को। ठीक है मैं आप दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि मैं रजत मोर जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, थोड़ा उनसे समझना चाहूंगी। मोर साहब आप थोड़ा इस चीज को समझाइए क्योंकि देखिए अब सरकार ने तो फैसला लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। इधर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह की बात सामने आ रही है कि परीक्षाएं कुछ दोबारा हो सकती हैं, भर्तियां भी दोबारा होंगी, तो अभी क्या इसको लेकर नजर आ रहा है, क्या कुछ बदलाव होंगे? देखिए मैं थोड़ी सी स्थिति आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जो 4 अगस्त 2023 को सिंगल बेंच का जो फैसला था, वो फैसला ये था कि आप अगले राउंड के एग्जाम लेने से पहले सोशियो इकोनॉमिक जो मार्क्स हैं क्राइटेरिया के अंडर जिस भी कैंडिडेट ने वो मार्क्स क्लेम किए हैं उनकी आप वेरिफिकेशन कीजिए। उसकी एक वजह थी, आप एज पर देयर पॉलिसी 4 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइज पोस्ट जो है कैंडिडेट नेक्स्ट राउंड के लिए बुला रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि आज के दिन अगर 4 गुना में कोई ऐसा बच्चा है या 10 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं जिन्होंने गलत मार्क्स क्लेम किए और उन मार्क्स की वजह से वो मेरिट में आ गए और वो नेक्स्ट राउंड में रिटर्न में अपीयर हो गए, और उस वजह से कल को अगर ये पता चलता है कि इन्होंने मार्क्स गलत क्लेम किए तो ये बाहर हो गए मेरिट से, पर उस वजह से जो 20 बच्चे 30 बच्चे रिटर्न में अपीयर होने से ही डिप्राइव हो गए, वंचित रह गए, उनके बारे में कोर्ट ने कहा कि आज के दिन इसलिए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जरूरी। ठीक है। उस फैसले को हाई कोर्ट सरकार ने डबल बेंच डिवीजन बेंच में चैलेंज किया और उस सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच ने भी सही माना, और डिवीजन बेंच ने ये कहा कि जो सरकार की सारी अपील्स हैं वो रद्द की जाती हैं, और दूसरी तरफ ये कहा कि जो ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है ये आप डबल बेनिफिट किसी भी तरह से आप नहीं दे सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के अगेंस्ट है। अब 12,500 बच्चों की जहां तक बात है जो अब तक ज्वाइन कर चुके, सरकार माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि वो अगले जो राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा तब तक वो नौकरी में बने रहेंगे। सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में जो फ्रेश राउंड ऑफ सिलेक्शन होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। और अगर उसमें वो सिलेक्ट होते हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, और अगर उसमें वो सिलेक्ट नहीं होते तो कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया तो वो सिलेक्शन जोन से बाहर हो जाएंगे, पर जिस पीरियड के लिए उन्होंने काम किया है उनकी तनख्वाह उनसे वापस नहीं मांगी जाएगी और कोई बेनिफिट उनके पास फिलहाल नहीं रहेगा। ठीक है। अब इसमें 2 सिचुएशन है। जिस पोस्ट के लिए 4 गुना से कम कैंडिडेट थे वहां पर ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया। वहां पर सिर्फ मेरिट का फर्क पड़ सकता है, जिसने 5 नंबर लेके वो मेरिट में ऊपर आया या जिसके 5 नंबर अब नीचे रिड्यूस होंगे तो वो मेरिट में नीचे आएगा।
तो उसमें सिलेक्शन जोन में कोई बाहर नहीं हो रहा, मेरिट का फर्क पड़ सकता है। और सेम केस ग्रुप डी के साथ है। ग्रुप डी क्योंकि सिंगल टेस्ट था, तो वहां पर सिर्फ वो 5 नंबर घटा के मेरिट को रिवाइज किया जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे जो सिलेक्टेड हैं या जो सिलेक्शन जोन में है वो बाहर हो जाएं और जो बाहर हैं वो अंदर आ जाए। ठीक है, इतना ही फर्क है। और तब तक सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलता रहेगा, ये माना जाए। देखिए, अगर इन 12,500 बच्चों के उसका सवाल है तो सरकार को मैं एक सुझाव भी दूंगा कि यहाँ पर भी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट को ये सिचुएशन समझाई जा सकती है दोबारा से कि जो मेन जो इशू था वो 4 गुना जो कैंडिडेट जिसमें 4 गुना से ज्यादा थे उसको लेकर था। ठीक है। और जिस पोस्ट के लिए 4 गुना से कम कैंडिडेट है उसमें तो जो सभी एलिजिबल थे वो सबने पार्टिसिपेट किया। तो अगर इनको बचाना चाहे तो रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब कदम सरकार क्या उठाती है ये इस पर बहुत निर्भर करता है। ठीक है सर, मैं रोक रही हूँ आपको, और माफी के साथ अगर मैंने किसी को कम समय दिया हो बोलने का। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बेहद अहम मुद्दा हो जाता है ये हरियाणा के लिए, जिस तरह से 5 नंबर के आरक्षण का ये पूरा मामला है। फिलहाल हाईकोर्ट तो अपनी तरफ से फैसला दे चुका है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार अब इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।